कि बड़ा बाहर एक र्यूमर चल रहा है कि आज़ाद साहब आए हैं, जुल्फ़कार साहब, एजाज़ खान साहब और मुमताज़ साहब, ये तीनों लोग जो हैं ये आज़ाद साहब को ज्वाइन कर सकते हैं। सोर्सेज इनपुट ऐसा सब चल रहा है। क्या वाकई में कोई बातचीत चल रही है या फिर अपनी पार्टी में ही रहना? बुखारी साहब एकदम से टूट पड़े आज़ाद साहब पे, लगातार उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया कि 370 के लिए ये वही शख्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में जो है वो उनके हक़ में वोट दिया, ये वही शख्स हैं जिन्होंने मोदी के साथ मिलकर उनके आंसुओं का कर्ज चुकता किया। अभी तो पार्टी का ऐलान ही नहीं हुआ, नाम ना ही सिंबल तय किया। इससे पहले इतनी ज़्यादा अपनी पार्टी को क्यों फ्रस्ट्रेशन है? क्या आप लोगों को घबराहट महसूस हो रही है? मान कर चलें कि जितनी मेहरबानी आपके दिल में आज़ाद साहब के लिए आ रही है, ये जितना खुलकर बोलना चाहिए आप नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अल्फाजों को रोक रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद साहब को लेकर चलते हुए आपके दिल में भी एक हमदर्दी है, जैसे मोदी जी के दिल में आज़ाद साहब के लिए हमदर्दी थी, जुल्फ़कार साहब के दिल में आज़ाद साहब के लिए हमदर्दी जाग रही है। जुल्फ़कार के अपोजिट में जो लोग इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं या जो गांव-गांव में, देहात के इलाकों में लोगों से रूबरू हो रहे हैं, शायद आते वक्त में वो आज़ाद ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों ने आज़ाद ग्रुप को ज्वाइन किया तो क्या जुल्फ़कार चौधरी के लिए मुश्किलात में इजाफा दिखेगा? क्या मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखेंगी क्योंकि आज़ाद ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं और आज़ाद की एक पॉजिटिव छवि है? हो सकता है कि अपनी पार्टी के चौधरी जुल्फ़कार को नुकसान हो, लेकिन उनके पास नया विजन क्या है, नया एजेंडा क्या है? स्टेटहुड की बात उन्होंने की, स्टेटहुड की बात तो ऑलरेडी तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कह ही रही हैं, इंक्लूडिंग जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कहती हैं स्टेटहुड को रिस्टोर होना चाहिए। जॉब की बात है, जॉब पहले से ही दिन से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लैंड राइट्स के बारे में एक आध पार्टी को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही स्टैंड है। मुझे अभी तक ऐसा सच कोई नई चीज़ दिखाई नहीं दी जिस दिशा में हम ये कहें कि ये नई पॉलिटिकल पार्टी या नया फ्रंट जो बनने जा रहा है ये एक नई दिशा देगा, एक नया रोड मैप जो है वो देश के साथ। चौधरी जुल्फ़कार जो हैं वो अपनी पार्टी में रहेंगे, आते वक्त में किसी और दिशा में नहीं दिखेंगे, किसी और पार्टी की तरफ नहीं जाते हुए दिखेंगे। आपको क्या लगता है मैं कोई अनकंफर्टेबल हूँ यहाँ पे? मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी जगह पे। ख़ुसूसी बातचीत करने के लिए जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अपनी पार्टी के और एक सीनियर लीडर हैं, एक लंबे अरसे से सियासत में हैं और सियासत को बहुत गहराई से समझते हैं। लेकिन आज हम इनसे कुछ और समझने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे क्लियर रहेगा कि बड़ा बाहर एक र्यूमर चल रहा है कि आज़ाद साहब आए हैं, जुल्फ़कार साहब, एजाज़ खान साहब और मुमताज़ साहब, ये तीनों लोग जो हैं ये आज़ाद साहब को ज्वाइन कर सकते हैं। सोर्सेज इनपुट ऐसा सब चल रहा है। क्या वाकई में कोई बातचीत चल रही है या फिर अपनी पार्टी में ही रहना है? देखिए, मैं तो आज़ाद साहब से बहुत कम मिला हूँ और गालबन में आखिरी बार उनसे तब मिला था जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे जी। और उसके बाद तो मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं जी। तो सुनता मैं भी यही हूँ जो आपसे सुना है और कोई सोशल मीडिया से भी सुनते हैं कि ऐसा कुछ है, लेकिन मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई। क्या हम ये मान कर चलें कि चौधरी जुल्फ़कार जो हैं वो अपनी पार्टी में रहेंगे, आते वक्त में किसी और दिशा में नहीं दिखेंगे, किसी और पार्टी की तरफ नहीं जाते हुए दिखेंगे? आपको क्या लगता है मैं कोई अनकंफर्टेबल हूँ यहाँ पे? मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी जगह पे। क्या हम ये मान कर चलें कि जिस तरीके की बातें की जा रही हैं वो सिर्फ र्यूमर है, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है? एज ऑफ नो तो मुझे र्यूमर्स ही लगता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी सच्चाई और हकीकत नहीं है। सब लोग हमारी 4 तारीख को मीटिंग हुई थी श्रीनगर में और 4 तारीख को तमाम लोग जो थे उन मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो उस्मान मजीद साहब हों, चाहे वो एजाज़ खान साहब हों या दीगर लीडरान हों। हमारा तो कोई अभी तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं और अभी तक तो उनके साथ वही लोग गए हैं जिन लोगों का ऑलरेडी ही कांग्रेस में जो आज़ाद फैक्शन था उसी फैक्शन के लोग गए हैं और दूसरी पार्टियों से उनके साथ कोई नहीं गया है। बुखारी साहब एकदम से टूट पड़े आज़ाद साहब पे, लगातार उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया कि 370 के लिए ये वही शख्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में जो है वो उनके हक़ में वोट दिया, ये वही शख्स हैं जिन्होंने मोदी के साथ मिलकर उनके आंसुओं का कर्ज चुकता किया। अभी तो पार्टी का ऐलान ही नहीं हुआ, नाम ना ही सिंबल तय किया। इससे पहले इतनी ज़्यादा अपनी पार्टी को क्यों फ्रस्ट्रेशन है? क्या आप लोगों को घबराहट महसूस हो रही है? नहीं, देखिए, घबराहट की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं अल्ताफ़ साहब के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं और मेरी पार्टी के
प्रेसिडेंट हैं और उनकी एक अपनी राय हो सकती है, और जो उनकी राय होगी वो किन वजूहात पे होगी, मेरी उनसे इसके बारे में बात नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में जितनी भी पार्टियाँ बढ़ें, जितनी पार्टियाँ बने, उससे एक हेल्दी कंपटीशन होता है, और हेल्दी कंपटीशन होने से लोगों को एक बेटर चॉइस मिलती है कि वो किस अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंगली, अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, अपनी ज़हनी मुनासिबत के मुताबिक वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना चाहें। ये लोगों का एक अपने राय होता है, लोगों को एक ज़्यादा चॉइस मिलती है। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अगर इस चीज़ के लिए पार्टियां क्रिएट की जाएं कि लोगों को एक ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, लोगों को लगे, ये पार्टी बनाने वालों को लगे कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं दे पा रही हैं जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी दे पाएगी, तो फिर तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पार्टियां सिर्फ वोट के डिवीज़न की खातर हों, वोट डिवाइड हो, और उससे जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस को सेटबैक पहुंचे, तो वो मुझे लगता है गलत है। अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में द्रविडियंस हैं, तो वो एक अपने जो रीजनल आइडेंटिटी है तमिलनाडु की, उसको इंटैक्ट रखने के लिए फाइट करते हैं, चाहे AIDMK हो या DMK हो। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा सर आपसे, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज़ाद साहब के लिए कहा जा रहा है कि एक सेकुलर फेस है, जम्मू कश्मीर को एक अल्टरनेट मिला है, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान हो आज़ाद के हक़ में है, आज़ाद है। आपको क्या लगता है, क्या ये सेकुलर फेस है? जम्मू कश्मीर में कौन सेकुलर फेस नहीं है? आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कि कौन सेकुलर फेस नहीं है। यहाँ तो तमाम सेकुलर फेसेस हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, अपनी पार्टी में हो, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हो। ये सब लोग जो हैं ये तो सेकुलर फेस ही हैं, इनमें तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो सेकुलर फेस ना हो। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आज़ाद साहब के आने से, आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा स्टेचर है। आज़ाद साहब का मैं ज़ाती तौर पे बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो एक छोटी सी जगह से निकल के, एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से निकल के 40 साल तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहे, जिन्होंने हिंदुस्तान में के गिने चुने लीडरों में आज भी उनका नाम शुमार होता है। इज़ ए कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल एनफ। उनकी कैपेबिलिटी पे मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन उनके पास नया विजन क्या है, नया एजेंडा क्या है। स्टेटहुड की बात उन्होंने की, स्टेटहुड की बात तो ऑलरेडी तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कह ही रही हैं, इंक्लूडिंग जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कहती हैं स्टेटहुड को रिस्टोर होना चाहिए। जॉब की बात है, जॉब पहले से ही दिन से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लैंड राइट्स के बारे में एक आध पार्टी को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही स्टैंड है। मुझे अभी तक ऐसा सच कोई नई चीज़ दिखाई नहीं दी जिस दिशा में हम ये कहें कि ये नई पॉलिटिकल पार्टी या नया फ्रंट जो बनने जा रहा है ये एक नई दिशा देगा, एक नया रोड मैप जो है वो देश के सामने। ये भी कह दिया गया कि गुलाम नबी आज़ाद अब A टीम बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। आप लोग B टीम पे थे, आपको C पे ले गए क्योंकि B पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई और अपनी पार्टी C टीम पे आ गई है। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि आपको लगता है कि जो मोदी जी ने आंसू बहाए थे उन आंसुओं का कर्ज चुकता किया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने? जिस तरीके की एक बार बात चल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है और मोदी जी के ही कहने पे इतना सब कर रहे हैं, क्या आपका दिल मानता है इस चीज़ के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बात पर जवाब, पहली बात तो आपने जो कही कि आप B टीम या C टीम, हमने शुरू से इनकार किया कि हम किसी की B टीम नहीं है, ना A टीम है, ना C टीम है। हम एक रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करते हैं और हमने एक रीजनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तब बनाया था जब इसकी ज़रूरत थी, जब 2019 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे कोई वॉइस नहीं थी। उस वक्त हमने स्टेटहुड की बात की, जॉब रिजर्वेशन की बात की, ये बातें हमने तब की थी। ये बातें हमारी आज की नहीं है कि हम आज 3 साल के बाद हमारा आफ्टर थाट है कि अब हम ये बात करें। हमने तब भी ये बात की थी, आज भी हम कंसिस्टेंट हैं अपनी उस बात पे। रही बात आज़ाद साहब की कि आज़ाद साहब को A टीम है या उनको दिल्ली ने प्लांट किया है, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है, ना मैं गैप जानता हूँ। आज़ाद साहब इज़ द राइट पर्सन टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग। क्या हम ये मानकर चलें कि जितनी मेहरबानी आपके दिल में आज़ाद साहब के लिए आ रही है, ये जितना खुलकर बोलना चाहिए आप नहीं बोल पा रहे, कहीं ना कहीं अपने अल्फाजों को रोक रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद साहब को लेकर चलते हुए आपके दिल में भी एक हमदर्दी है
जैसे मोदी जी के दिल में आज़ाद साहब के लिए हमदर्दी थी, जुल्फ़कार साहब के दिल में आज़ाद साहब के लिए हमदर्दी जाग रही है। देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी को तहजीब के दायरे के अंदर रह के ही पॉलिटिक्स में देखिए, हम पॉलिटिक्स एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पे करते हैं। हमारी अपनी विचारधारा होती है, हमारी एक अपनी सोच होती है, और हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ नहीं हो सकती। इट्स नॉट गुड कि मैं आज़ाद साहब को गालियां दूं, या आपने देखा मैंने पीडीपी छोड़ी, तो मैंने कभी आज तक पिछले 3 साल छोड़े हुए हो गए, मैंने 3 साल में कभी एक लफ्ज़ भी पीडीपी के ख़िलाफ़ कहा? मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं। मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, मेरी अपनी सोच है। आई एम कमिटेड टू वर्क फॉर माई पीपल एंड आई विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर माई पीपल, एंड आई थिंक वेयर आई एम वर्किंग वेरी कंफर्टेबली, एंड आई विल वर्क फॉर द पीपल ऑफ माई स्टेट। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो चौधरी जुल्फ़कार के अपोजिट में जो लोग इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, या जो गांव-गांव में, देहात के इलाकों में लोगों से रूबरू हो रहे हैं, शायद आते वक्त में वो आज़ाद ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों ने आज़ाद ग्रुप को ज्वाइन किया तो क्या जुल्फ़कार चौधरी के लिए मुश्किलात में इजाफा दिखेगा? क्या मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी क्योंकि आज़ाद ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं और आज़ाद की एक पॉजिटिव छवि है? हो सकता है कि अपनी पार्टी के चौधरी जुल्फ़कार को नुकसान हो। देखिए, हर आदमी को जमहूरियत में अधिकार है, हक है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करे और कौन सी विचारधारा को अडॉप्ट करे। ये जमहूरियत में हर आदमी का एक हक है। तो हम जब पॉलिटिक्स में हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू बी ए लीडर, एंड आई नेवर कंटेस्टेड द इलेक्शन फॉर द पर्पस टू बिकेम एन एमएलए। एमएलए बहुत छोटी चीज़ है बनना। बहुत सारे लोग हादसात की पैदावार होकर एमएलए बन जाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी बन जाते हैं, बड़े ओहदों पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाने में बहुत नाकाम रहते हैं। तो मुझे ऐसे किसी भी शख्स से कोई डर नहीं लगता। वो बीजेपी में जाएं, वो एनसी में जाएं, वो आज़ाद साहब के खेमा में जाएं, मुझे किसी से कोई ऐसा डर नहीं है। मेरा अपना वजूद है और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाका में, अपने रीजन में अपना नाम रखता हूँ अल्लाह के फजल से, और मेरी एक अपनी पहचान है। मैं किसी के बलबोते पे पॉलिटिक्स नहीं, ना मैंने तो जब मैं पीडीपी में था, ना मैंने पीडीपी की लीडरशिप के बलबोते पे सियासत की, ना मैं आज किसी के बलबोते पे सियासत कर रहा हूँ, और ना मैं कल किसी के बलबोते पे सियासत करूँगा। जब तक मैं सियासत करूँगा, मैं अपनी टांगों पे ही सियासत करूँगा। क्या ये मानकर चलें कि आज़ाद साहब के आने के बाद अपनी पार्टी के लिए जो दिखते हैं, जो परेशानियाँ वो बढ़ सकती हैं, आपके विकेट डाउन हो सकते हैं? और आपको लगता है कि ऐसे हालात के बीच में आज़ाद साहब को लेकर जिस तरीके की लहर चल रही है, इस लहर की वजह से शायद अपनी पार्टी को नुकसान हो सकता है? आमिर, इफ़ आई रिकॉल माई मेमोरी एंड इफ़ इट्स करेक्ट, मैंने आपसे एक बार पहले भी बात की थी जब यहाँ पे एक पार्टी नई इमर्ज हुई थी, आम आदमी पार्टी। तब मैं आपका ऐसा ही ओपिनियन था कि अब आम आदमी आएगी और आगे जो आने वाला वक्त है वो आम आदमी का है। टाइम विल डिसाइड। आज लोगों का वो ओपिनियन बदल गया। जो लोग कहते थे कि आम आदमी आएगी, आज लोगों का ओपिनियन आज़ाद साहब के आने के बाद डिफरेंट ओपिनियन है। लेट अस सी, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल लैब, व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर आल्सो। अभी तो इलेक्शन इज़ नॉट ऑन द, मुझे कहीं विजिबल नहीं लग रहा, बदकिस्मती है यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, लोगों को असेस मिलनी चाहिए, और किसी के आने से इलेक्शन होगा तब पता लगेगा कि किसका कितना वजूद है। आज तो लोग एक डिप्रेशन में हैं, यहाँ जमहूरी सरकार नहीं है, लोगों को ब्यूरोक्रेसी सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की मुश्किलात जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ती जा रही हैं, लोगों को असेस ही नहीं है पावर का कॉरिडोर तक। तो मैंने कल परसों एक ट्वीट किया था, मैंने 2017 में एक ट्राइबल हॉस्टल का फाउंडेशन स्टोन रखा तुलसी बाग श्रीनगर में, जो गवर्नमेंट की हॉट सीट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और 2017 से लेके आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं पिछले 2 साल से कश्मीर जाता हूँ और जब भी देखता हूँ उसका अभी तक छत नहीं पड़ पाया है। दिस इज़ द पोजीशन। और हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाके प्राइवेट जगहों पे किराए पे लेके रहते हैं। तो सो दिस इज वन एग्जांपल which I have quoted to Exactly. you. And if you go to the rural areas, people have many problems with respect to the road connectivity, with respect to the power infrastructure, with respect to the health and education sector. Every sector there is a strong discontent between people and the government, and this disconnect will only be finished
once an elected government is formed in the state. एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर आज़ाद साहब की जानिब से दावतनामा भेजा जाए चौधरी जुल्फ़िकार को, क्या चौधरी जुल्फ़िकार साहब सोच विचार करेंगे? मैंने आपसे पहले कहा है कि आई एम कंफर्टेबल हेयर, आई डोंट रिक्वायर एनी इन्विटेशन, आई डोंट, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू कैन नॉट रूल आउट एवरीथिंग कि मैं आज कहूँ कि मेरा ये नहीं है। सियासत में दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। बट आई एम क्वाइट श्योर एंड कंफर्टेबल that where I am today, I am comfortable and I am very happy and I am working for the people. Since जो एजेंडा है अपनी पार्टी का, the same agenda is being brought by आज़ाद साहब. There is no difference, even कामा फुल स्टॉप का डिफरेंस भी नहीं है उस एजेंडा में और इस एजेंडा में. सो पार्टियां ज्वाइन तो आप एजेंडा पे करते हैं ना, आप इंडिविजुअल्स के बेसिस पे तो नहीं करते. एक आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा, ये भी कहा गया था कि चौधरी जुल्फ़िकार एक बहुत बड़े गुजर डायनेमिक लीडर हैं और काफ़ी ज़्यादा आवाम इनके साथ है, एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव छवि इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे है, लेकिन जब ये एसटी वाला मसला हुआ तो जुल्फ़िकार साहब थोड़े खामोश दिखे थे. आखिर क्यों? देखिए ऐसा क्या था? जहाँ तक इस इशू का गुजर पहाड़ी इशू का मसला है, ये बाल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्ट में है. और मैंने आपसे पहले भी आपके इंटरव्यू में एक बात कही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्म्स के मुताबिक होनी हैं, उसमें जुल्फ़िकार के कहने या ना कहने से इमटीरियल है. मुझे लगता है कि मुझे बचगाना हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिले किसी को, रादर दिस विल बी रिएक्शनरी प्रॉब्लम होती हैं. और मुझे लगता है कि इस इशू को let us leave this issue to the government of India and let a good sense prevails on the government of India that they should abide by the rules and regulations and the norms fixed by the Director General of Census, Government of India and the Ministry of Home Affairs. जो फ़ायदे लोगों को अपनी पार्टी से लेना था बीजेपी से लेने थे, जो फ़ायदे नहीं ले पाए अवाम, जो लड़ाई बीजेपी ने लड़नी थी अपनी पार्टी ने अवाम के लिए लड़नी थी वो नहीं लड़ पाई, क्या लगता है वो फ़ायदा ग़ुलाम नबी आज़ाद ले लेंगे अवाम के हक़ में वही काम करवा के? देखिए क्या चीज़ है नई, व्हाट्स न्यू? वी आर फाइटिंग फॉर द लास्ट 2 years. We met the Prime Minister, we met the Home Minister a number of times. हमने प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बात की और हमने स्टेट हुड की बात की, हमने यहाँ के जॉब रिजर्वेशंस की बात की, हमने यहाँ के लोगों के लैंड राइट्स की बात की, हमने इमीडिएटली यहाँ पे इलेक्शन करवाने की बात की. हम तो फाइट करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज आर, देखिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट इन द पावर, आप डिसीजन खुद नहीं ले सकते, आपको किसी के दरवाजे पे जाना है. एंड वी आर कंटिन्यूसली वी आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ आवर पीपल. बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए. चौधरी जुल्फ़िकार साहब थे. कई सारे वो सवाल थे कि जो बाय र्यूमर कर रहे थे उस वक्त, आवाम के सामने क्या सच्चाई थी वो मालूम नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे हम लगातार ये सुन रहे थे कि उस्मान मजीद हो या चौधरी जुल्फ़िकार हो, एजाज़ खान हो, मुमताज़ खान हो या इनके साथ साथ कई और लीडर हों जो शायद आते वक्त में आज़ाद ग्रुप को ज्वाइन करने जा सकते हैं. हालांकि एक वक्त में ये खबर भी आ चुकी थी कि कल 12 बजे मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के बाद एक फ़ैसला लिया जाएगा, लेकिन उस मीटिंग का भी इंतज़ार हमने किया, वो मीटिंग भी नहीं दिखाई दी. अभी इन्होंने क्लियर किया कि मैं आज तक कभी आज़ाद साहब को नहीं मिला और ना ही मेरी कभी उनसे बात हुई है. हाँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो इसलिए कि वो काफ़ी कदावर लीडर हैं सियासी एतबार से, पर पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो हमारा अपना सेम है और मैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे, मेरा एक जो मंशूर है वो क्लियर है और मैं अपने एजेंडे पे आखिरी सांस तक भी फाइट करूँगा. फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश शामिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पे.